बेनेडिक्ट एंडरसन। बेनेडिक्ट एंडरसन यूएस का है। जब भी राष्ट्रवाद की चर्चा आती है इसके बगैर कंप्लीट नहीं होती। इसकी पुस्तक है इमेजिन कम्युनिटीज। रिफ्लेक्शन है। आप कहते हो ना प्रकाश डालो, क्यों साइंस में क्वेश्चन आते थे ना पहले, है ना, कि आप भारत की जो लैंगिक समस्या है उस पर क्या डालो, प्रकाश, या गरीबी की स्थिति उस पर प्रकाश डालो। चलो, तो इसने रिफ्लेक्शन डाला है काय के ऊपर, ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, क्योंकि ये बचपन वाले क्वेश्चन भूला नहीं है। और ये पुस्तक आई थी 1983 में, बहुत ही फेमस बुक है, तो ये तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। इमेजिन कम्युनिटीज, ये कहता है राष्ट्र है ना वो क्या होते हैं, राष्ट्र कल्पित या कैसे होते हैं, आभासी समुदाय होते हैं। कल्पित तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन क्या आ जाता है, आभासी समुदाय होते नहीं है लेकिन आभास होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आभासी, कि फिर भी दिखते हैं। ठीक है, ये जो कई कहते हैं कि हनुमान जी आए थे, ये आए थे ना, रामचंद्र जी के दर्शन हुए थे, कृष्ण जी कह रहे थे, ठीक है, या जो ये एक वो एक आती है ना, वो खिचड़ा खिला देती है, किसको, कृष्ण जी को, कौन सी बाई है, मीराबाई खिचड़ा थोड़ी खिलाती है, मीराबाई तो सामंत थी, वो तो खिलाएगी, तो चूरमा खिलाएगी, हलवा खिलाएगी, खिचड़ा तो कोई किसान की बेटी है वो खिलाएगी, कर्मा बाई। अब होता क्या है कि कर्मा बाई ध्यान लगा के बैठ गई। अब बैठ गई ना, तो जिस चीज को आप लगातार सोचते हो ना, फिर वो आपको वास्तविक, आभासी होते हुए भी क्या फील होती है, वास्तविक फील होती है। तो राष्ट्र होता नहीं है, दरअसल है क्या, वो आभास करवाता है कि वो है। ठीक है, मां भारती है नहीं, लेकिन आभास करवाती है कि है। आपको नहीं, आभास भी नहीं हो रहा है तो आपके चट्टू मारेंगे, पत्थर मारते हैं फिर आपके ऐसे लोग, है ना, आपको मानना पड़ेगा इसको। चलो, हमें तो ये समझा रहा था कि क्या है, कैसा है ये आभासित या कैसा समुदाय है, कल्पित समुदाय। तो ये झूठा समुदाय नहीं है, फेक नहीं है, इसका ये ध्यान रखें कि ये झूठा नहीं है, या इसको क्या बोलते हैं, ये फेक नहीं होता। तो क्या ये वास्तविक होता है, वास्तविक भी नहीं होता। तो कर्माबाई है, कृष्ण जी आए हैं, ये झूठा भी नहीं है और वास्तविक भी नहीं है। ये क्या है, भूत क्या होते हैं, भूत, भूत झूठ है या भूत एक वास्तविकता है, एक आभास है, होता है होता नहीं है, अस्ति च नास्ति च, ऐसा होता है, ऐसे राष्ट्र होता है। ये बड़ी जोरदार बात कहता है कि आभास होता है, कल्पित होते हैं, एक इमेजिन करते हैं हम, ये हमारी इमेजिनेशन है। आप कई बार इमेजिनेशन करते हैं, ये जो सफेद घोड़े वाला राजकुमार है, ये क्या है, ये हाँ आभास है, इमेजिन है ये। ठीक है, ऐसा एक अमीर बाप की इकलौती बेटी और उसकी मेरे साथ शादी, ये क्या है, बेरोजगारी की कोई टेंशन नहीं, कोई है ना, ये क्या है, ये भी क्या है, एक ये इमेजिन है जो आप इमेजिन करते हैं। इसी इमेजिन को आप क्या मानने लगते हैं, धीरे धीरे सत्य मानने लगते हैं। ठीक, तो एक झूठ, ये झूठा नहीं है, क्या नहीं है, फेक नहीं है, ये मान के चलें आप, ये कल्पना है, बस एक आभास है ये। तो ये कहते हैं, देखिए कोई भी इकाई है ना, क्षेत्रीय इकाई, वो कितनी छोटी हो और चाहे कितनी ही बड़ी हो, क्या फर्क पड़ता है। छोटे छोटे इकाइयों में इतने ज्यादा लोग रहते हैं कि वो शायद ही कभी आपस में मिले हो, शायद ही एक दूसरे को जानते हो शक्ल से, सूरत से। उनमें इतने ज्यादा फ्रैक्शन होते हैं, कई अमीर होते हैं, कई गरीब होते हैं, कई शोषित होते हैं, कई शोषक होते हैं।
नहीं, एक दूसरे को जानते भी नहीं है, एक दूसरे से कभी मिले भी नहीं है, समाज में फ्रैक्शन भी बहुत है, ऊंच नीच भी बहुत है, अमीरी गरीबी भी बहुत है, उसके बावजूद वो सारे क्या फील करते हैं आपस में, एकत्व की और बंधुत्व की भावना फील करते हैं। तो ये क्या है, दरअसल एक फीलिंग है ये एक। तो इसकी ये बहुत ही, तो एक ये कहता है कि है क्या। अब आप समझ में आ गया, कल्पना क्या है कि देखो है, आप इतने ऊंचे नीचे हैं फिर भी आप भाईचारा फील कर रहे हैं, कोई अमीर है गरीब है फिर भी भाईचारा फील कर रहे हैं, ठीक है। कोई इतनी गरिमा में ही है और किसी की गरिमा को कुचल दिया गया है, फिर भी आप भाईचारा फील कर रहे हैं, फिर भी आप एक भावना फील कर रहे हैं कि हम तो भाई भाई हैं, हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम तो भारतीय हैं, ठीक है। एक भिखारी है, खाने को रोटी नहीं है, एक औरत है जिसको इतना ज्यादा पीटा गया है, इतने ज्यादा उसका शोषण किया गया है, उसके बावजूद वो अपने आप को क्या समझती है, भारतीय समझती है। एक जो गुंडा है, आतंकी है, वो भी अपने को क्या समझता है, भारतीय समझता है। तो इतने सारे फ्रैक्शन, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी के बावजूद, और तब भी जब आप एक दूसरे को जानते भी नहीं है, एक दूसरे से कभी मिले भी नहीं है, इतना बड़ा होता है ये समुदाय, फिर भी आप आपस में क्या फील करते हैं, जब एकता फील करते हैं तो क्या बनता है, एक राष्ट्र। इसी बातों को घूम फिर कर बताता रहता है बार बार। तो वो कहता है कि राष्ट्र है क्या, तो वो कहता है राष्ट्र एक कल्पित राजनीतिक समुदाय है। तो एक तो परिभाषा ये हो गई, ये कल्पित राजनीतिक समुदाय है, एक इमेजिन्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी है। अच्छा, अब एक और मजेदार पद है, अब इसमें लिख दिया कि राष्ट्र एक कल्पित सांस्कृतिक समुदाय है क्या, नहीं है। वो क्या है, हम ये तो चर्चा कर रहे थे, ये कल्पित राजनीतिक समुदाय। देखो मैंने आपको राजनीतिक समुदाय चल रहा है अभी, हमने राजनीतिक समुदाय में हमने रूसो की चर्चा कर चुके हैं, 1789 की क्रांति की, और मार्क्सवादियों की चर्चा कर रहे हैं। मार्क्सवादी भी इसको राजनीतिक समुदाय मानते, एक ऐसा राजनीतिक समुदाय जो पैदा किया था किसने, पूंजीपतियों ने। और इसी दृष्टिकोण से, मार्क्सवादी दृष्टिकोण से प्रभावित कौन है, बेनेडिक्ट एंडरसन। ये भी कहता है कि ये पुराना नहीं है बल्कि आधुनिक है, और ये किसने पैदा किया है, पूंजीपतियों ने पैदा किया है, ये ऐसी बातें मानता है। लेकिन है ये क्या, एक आभासी समुदाय है। हॉब्सबॉम इसको क्या बोलता है, इन्वेंटेड ट्रेडिशंस बोलता है, ये इसको कल्पित समुदाय बोलता है। तो ये कल्पित राजनीतिक समुदाय है, वो कहता है जिसकी विशेषता ये है कि ये सीमित होता है, ये संप्रभु होता है। अब देखो, ये एक कल्पित राजनीतिक समुदाय है, तो मैंने आपको ये तो बता दिया ये कल्पित समुदाय कैसे है, ठीक है। अब मैंने आपको सीमित है, संप्रभु है, और ये क्या है, एक समुदाय है। लेकिन समुदाय कैसा है बताओ, राजनीतिक समुदाय, ठीक। अब ये सीमित है, सीमित का तात्पर्य ये है कि एक सीमा होती है एक राष्ट्र की। जैसे एक राष्ट्र की सीमा शुरू होती है, किस राष्ट्र की सीमा शुरू हो जाती है, दूसरे की सीमा हो जाती है। नेपाल है वो अलग राष्ट्र है, भूटान एक है। ये असीमित नहीं होता, ये नहीं है कि पूरा संसार ही क्या बन जाए, एक राष्ट्र बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसका दायरा क्या होता है, निश्चित होता है, उसी एक दायरे में, उसी एक क्षेत्र में। ये छोटा सा भी हो सकता है और ये बहुत बड़ा, ये यूएसएसआर जितना बड़ा भी हो सकता है, और ये एक नैनी स्टेट हेती वेती जैसा छोटा सा भी हो सकता है, ये सीमित होता है। सबसे बड़ी बात ये क्या होता है, संप्रभु होता है। अपने दायरे में जिसमें ये रहता है उसमें क्या होता है, ये संप्रभु होता है। इसकी खुद की एक सरकार होती है, आंतरिक और बाह्य संप्रभुता होती है। और तीसरा ये क्या होता है, एक समुदाय होता है। समुदाय का तात्पर्य इसमें लोग आपस में कभी मिलते नहीं है, एक दूसरे को जानते नहीं है, ऊंच नीच होती है, फिर भी आपस में जुड़े रहते हैं। तो ये सीमित संप्रभु एक क्या होता है, राजनीतिक समुदाय होता है। तो इसको क्या बोलता है, कैसा समुदाय, ये तीन विशेषताएं होती है, सीमित, संप्रभुता और समुदाय। फिर बोला कि ये आया क्यों दरअसल, तो ये बोला कि इसके आने के पीछे कितने कारण हैं, तीन कारण है। देखिए, लोगों को तो जुड़ाव फील करना है एक बड़ी चीज से। पहले वो जो जुड़ाव फील करते थे वो किससे करते थे, धर्म से करते थे। प्रोटेस्टेंट आया तो उन्होंने धर्म से जुड़ाव उनका क्या कर दिया, वे लोगों को तो बंधु तो फील करना है किसी के साथ, भावनात्मक रूप से एक बड़ी इकाई के साथ जुड़ना है, ये तो पहले धर्म के साथ जुड़े हुए थे। फिर प्रोटेस्टेंट के आने के बाद धर्म तो कमजोर हो गया, तो लोगों से धार्मिक लगाव क्या हो गया, खत्म हो गया। अच्छा, अब आप बताओ, आप इसको मानते हैं, इसको जो अंदर बैठा है ना एक, आजकल तो पेरोल पे आता रहता है बहुत ही,
राम रहीम। आप मानते हो धन धन सतगुरु को, ठीक है, आप सारे आशा नाम को मान लो। आप अब क्या फील करोगे आप सारे आपस में? आपको धन धन सतगुरु, सामने वो धन धन सतगुरु, इसका मतलब आप देश में धन धन सतगुरु को देखते हो, आप आपस में क्या फील करते हो? जुड़ाव फील करते हो। तो ये संप्रदाय भी क्या, अब ये कुल मिला के ये सारे जो जुड़ाव होते हैं, तो देखो किसी मजेदार चीज है कि जुड़ाव चाहे वो धर्म से हो, चाहे वो जुड़ाव क्षेत्र से हो, चाहे जुड़ाव राष्ट्र से हो, कौन कहता है ये सारे कैसे होते हैं? कल्पित होते हैं। हाँ, आप कह रहे हो ना हम तो हिंदू हैं, हम तो ये हैं वो हैं, ये भी जुड़ाव कैसे हैं? काल्पनिक जुड़ाव है। आप अपने जैसे डिपार्टमेंट में चले जाओगे, आप उस डिपार्टमेंट से क्या फील करोगे? लगाव फील करोगे। तो आप बस लगाव फील करना है तो लोग पहले कैसे फील करते थे? धर्म से। फिर वो साथ साथ और कैसे फील करते थे? सामंत से या राजा की कौन से, तो हमारा राजा है ना। जैसे आप कैसे करते थे, हर एक राजा की और उस राज परिवार की एक छवि हुआ करती थी, उस छवि से लोग प्रेम किया करते थे आपस में कि तू कहाँ का है, कि मैं ना उस राजा को जो सूर्य की पूजा करता है, हम सूर्य पूजक राजा के हैं। तू तो ये हम एकलिंग जी के हैं। तो एकलिंग जी ये क्यों खड़े किए गए थे सारे? ये इसलिए खड़े किए गए थे कि आप सब उनके साथ अपना जुड़ाव महसूस करके उनको मजबूत कर सको। तो सामंत और देविया अब ये भी चले गए। तीसरा ये कहता है कि बहुत ही जोरदार चीज हो गई, क्या अच्छी तरह से शुरू हो गई? काल गणना शुरू हो गई। जैसे ही कैलेंडर आए और घड़ियां आई ना, तो अब आप अपना इतिहास निश्चित जानने लग गए कि आप 2500 साल पहले कहां थे, 100 साल पहले कहां थे, 200 साल पहले आपके पूर्वज कहां थे। अब जैसे काल गणना हुई तो आपने अपने आप को उस भूमि के ऊपर स्थिर मान लिया। काल गणना होते ही आप कहने लगे कि हम आर्य हैं, जो ईसा से कितने साल पहले, कि ईसा से 1200 साल पहले, 1500 साल पहले कहां आए थे? उत्तर भारत में आए थे, हिमालय के आसपास। अब आपको उस काल गणना की वजह से प्रेम हो गया, काय से? टाइम से प्रेम हो गया, उस काल से प्रेम हो गया। तब आप कहते हैं अहो हमारा स्वर्ण काल, अहो वो काल जब चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया करता था? राज। ओहो काश वो काल जब कौटिल्य था, कितने साल पहले? आज से इतने साल पहले। पहले लोगों में काल की समझ नहीं थी, तो कैसे कहते थे? यहां तक ये थी पता नहीं होता हम पैदा कब हुए। मेरे गांव में किसी ने मेरी दादी को पूछो, वो दादी मैं कद पैदा हो, तो बेटा अब खूंड की भैंस 5 बारी भी आई है ना, बाइया सिंगाड़ी भैंस। अब बिना मरी नहीं 25 साल हो गया भैंस ने, मन्ने के खूंड की भैंस किसी। तो मुद्दा ये था। तो अब काल गणना क्या हो गई थी? आसान। तब आप उस प्रेम करने लगे थे क्षेत्रों से, अपनी उस जाति से, उन सब से। तो धर्म का क्षरण, सामंत का क्षरण और काल गणना, ये 3 कारण थे जिन्होंने लोगों को प्रेरित किया एक भूमि से और उस भूमि पर रहने वाले लोगों से प्रेम करने के लिए। उससे क्या पैदा हुआ? राष्ट्र। अब ये कहता है कि जब तक इससे बड़ी इकाई पैदा नहीं होगी तब तक आप किससे प्रेम करते रहोगे? राष्ट्र से। आज धीरे धीरे यूरोप के लोग जर्मनी, फ्रांस, इटली, इनकी बजाय ईयू से प्रेम करने लगे। तो जिस दिन उनके मन में पूर्णतः उसके प्रति प्रेम हो जाएगा कि तू कहां का, तो वो कहे मैं ईयू का, और उस दिन वो जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, पुर्तगीज कहना खत्म कर देंगे। उस दिन वो फिर काय से जुड़ जाएंगे? तब कहेंगे कि सबसे अच्छी इकाई होती है क्षेत्रीय आर्थिक संगठन। ये तब तक खड़े नहीं होंगे जब यह पूरा विश्व एक नहीं होगा, जब तक कौन चलता रहेगा? राष्ट्र से हम जुड़ाव फील करते रहे। ठीक है। अब ये कहता है कि कुछ और कारण हुए। ये तो 3 थे जो आए नई चीजें। ये कहता है इसके साथ साथ, क्योंकि ये पास ये ना क्या आया? पूंजीवाद आया, छापा खाना आया और भाषाई विविधता आई। इन सब ने फिर इन भावनाओं का क्या किया? विकास किया। पूंजीवाद भावनाओं का विकास कैसे करता है? पूंजीवाद में औद्योगिकरण होता है। औद्योगिकरण होता है तो समाज में गतिशीलता आती है। लोग यहां से वहां बहुत ही जाते हैं तो आपस में मिलते हैं तो आपस में क्या फील करते हैं? वो बंधु तो फील करते हैं। छापा खाना, छापे खाने से क्या होता है?
छापे खाने से किताबें छपती है, विचारों का प्रचार होता है, तब आपको जिस आदमी को जानते नहीं उसके विचारों को भी आप जानने लगते हैं। तब आपको अरे रूसो ये तो हमारा अपने देश का आदमी है, फिर आप उन सबसे क्या करते हैं, आपके विस्तृत विचार होने लगते हैं। तीसरा क्या होता है, भाषाई विविधता। आप एक भाषा जानते हैं, एक दूसरा जानता है, भाषाई विविधता से क्या होते हैं, लेकिन उसके बाद आप ट्रांसलेट होकर भाषाएं छापे खाने के माध्यम से, अब एक कोई विचारक है वो कोई सी भाषा जानता है, लेकिन उसने क्या किया, किताब लिख दी, दूसरे ने उसको ट्रांसलेट कर दिया, अब आपको वो भाषा आने लग गई। तो ये भाषाई विविधता, छापा खाना और पूंजीवाद, ये सब मिलके काय का निर्माण करते हैं। अच्छा, पहले राष्ट्रवाद की किताबें ना इंग्लिश में लिखी गई, तो भारतीयों को समझ में नहीं आती थी। भारतीयों ने क्या किया, फिर अंग्रेजी पढ़ना सीख लिया, तो हिंदी संस्कृत अंग्रेजी और जानने लगे, तो राष्ट्रवाद को भी जानने लगे, क्यों, अंग्रेजी किताबें पढ़ ली। कुछ ने जर्मन सीख ली, कुछ लोगों ने वो जर्मनी में हर्डर को पढ़ कर लग गए, कुछ ने रूसों को पढ़ना लग शुरू कर दिया, किसी ने फिक्टे को पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये भाषाई विविधता क्या करती है, आपको राष्ट्रवाद के बारे में जागरूक करती है। तो ये एंडरसन बोलता है पूंजीवाद, छापा खाना और भाषाई विविधता वो सकारात्मक चीजें थी जिन्होंने क्या किया, राष्ट्रवाद को पैदा किया। तीन चीजें कौन सी गायब हो गई, धर्म, सामंत और जो हम काल गिनना नहीं जानते थे। तो हमारी समय जो गिनना नहीं जानते थे वो खत्म हो गया, सामंत खत्म हो गया, धर्म खत्म हो गया, हमारी निष्ठाएं अलग तरीके से किसके प्रति बदल गई है, राष्ट्र के प्रति आ गई। फिर एक और जोरदार बात कहता है कि आप राष्ट्र राष्ट्र तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ तीन विरोधाभास जुड़े हुए हैं। तो इन तीन विरोधाभासों को आप जरूर याद रखना, जो हमें कौन कह के गया है, एंडरसन। तीन विरोधाभास जुड़े हुए हैं, ये अपने को हर हालात में याद रखने। तीन विरोधाभास, राष्ट्रवाद से जुड़े हुए कितने विरोधाभास, तीन विरोधाभास। पहला विरोधाभास ये है कि राष्ट्रवाद एक आधुनिक अवधारणा है। राष्ट्रवाद अवधारणा कैसी है, आधुनिक अवधारणा है, लेकिन ये आधुनिक अवधारणा भले ही होगी, लेकिन ये जुड़ी हुई कौन सी परंपराओं से है, प्राचीन परंपराओं से जुड़ी होती है। ये देखो, अब आप देखो भारत की, आप कल्पना करो थोड़ी सी, भारत में राष्ट्रवाद आधुनिक है और जुड़ा हुआ किससे है, कौटिल्य से, चंद्रगुप्त है, मौर्य से, 2500 साल पहले कृष्ण जी से और है रामचंद्र जी से। उस टाइम हमारे यहाँ पुष्पक वाहन विमान हुआ करता था। उस टाइम हम क्या कर दिया करते थे, ऐसे सिर काट के और उसके जगह उसका किसका सिर जोड़ दिया करते थे, हाथी का सिर जोड़ दिया करते थे। अच्छा, ये सारा कुछ हुआ करता था। और धृतराष्ट्र वहां बैठा बैठा ही क्या देखता रहता था, हाँ वो युद्ध देखता रहता था। ठीक है, तो अब आप उन परंपराओं का प्रयोग आधुनिक समय में क्या लाने के लिए कर रहे हैं, राष्ट्रवाद लाने के लिए कर रहे हैं। तो ये आधुनिक अवधारणा लेकिन कैसे जुड़ी हुई है, परंपरा, पुरानी परंपराओं से जुड़ी होती है। दूसरा, एक इसमें और कंट्रोवर्सी पाई जाती है कि ये सार्वभौमिक अवधारणा है। इसका तात्पर्य पूरे संसार में पाई जाती है, ये भारत में पाई जाती है, हैती में पाई जाती है, सोमालिया में पाई जाती है, अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है, स्पेन पुर्तगाल में भी है, जापान में भी है, पूर्व से लेके पश्चिम, उत्तर से लेके दक्षिण, सब देशों में पाई जाती है। इसके बावजूद ये जुड़ी हुई है ना, वो कैसे होती है, स्थानीयता से, लोकलिटी से जुड़ी होती है। आप कभी भी ये नहीं कहो हो हीगल वो था बंदा हमारा, कितनी अच्छी बात है, कभी नहीं कहते आप कहते हो अरविंदो घोष। तो आप जुड़े हुए कैसे होते हैं, मुद्दा सार्वभौमिक है लेकिन जुड़ा हुआ कैसे होता है, स्थानीय लोकलिटी से जुड़ा होता है। अब अगर अमेरिका के लोगों में राष्ट्रवाद के भाव जो पैदा हुए हैं उसमें भारत के लोगों का कोई योगदान है, यहाँ के ट्रेडिशन अलग है, यहाँ के देवी देवता महापुरुष इतिहास अलग है, अमेरिका के लोगों का अलग है, ब्रिटेन के लोगों का अलग है। तो ये होती तो सारे संसार में, लेकिन जुड़ी हुई कैसी रहती है, कोई सार्वभौमिक मुद्दा नहीं होता जिसे सारे लोग एकता फील करते हो, बल्कि ये स्थानीय मुद्दों से जुड़ी होती है। तीसरा कि इसमें ना ये बहुत शक्तिशाली भाव होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि आप इसके लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, सब कुछ सर्वस्व त्याग देते हैं, इतना शक्तिशाली भाव होता है। अब आपको इतना शक्तिशाली थोड़ी होता है। तो ये जो फौजी अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, ये क्या होता है, ये राष्ट्रवादी होता है। गांधी का पूरा संघर्ष उसने लगा दिया
कितने लोग फांसी के ऊपर चढ़ गए इस राष्ट्र के लिए, हंसते खेलते जो भी हम कहते हैं, कितने युद्ध होते हैं इस राष्ट्र के लिए, कितने लोग मरते हैं। तो बोलते हैं शक्तिशाली भाव होता है, इतनी ऐसी भारी भावना नहीं होती। प्रेम में है ना तो हजारों लोग है ना ये चक्कर में पड़ते हैं, लेकिन मरता कितना का है, बहुत कम, लाखों में है। ठीक है, वो इतनी भावना नहीं होती। परिवार के लिए कोई जान है नहीं देता था, लेकिन आपने देखा होगा अधिकांश लोग जो जान देते हैं वो काहे के लिए देते हैं? इतनी सबसे इसके अंदर खतरनाक और ये जो शक्तिशाली भावना राष्ट्र की होती है, उसके बावजूद इसको परिभाषित कैसे परिभाषित, बहुत इसकी भावना ना बड़ी दार्शनिक रूप से दरिद्र भावना है। आप परिभाषित कैसे करोगे? बताओ राष्ट्र होता कैसे? क्योंकि आप इन भावों को प्रकट है नहीं कर सकते। प्रकट करोगे अच्छा राष्ट्र होता तो है, एक भारत माता होती है, एक शेर होता है, ऐसे तो कर दोगे, लेकिन इसके लिए स्पष्ट कोई एक परिभाषा नहीं है। तो कि इतनी शक्तिमती उदाहरणा है, शक्तिशाली उदाहरणा है, इतना शक्तिशाली भाव है कि लोग इसके लिए जान कुर्बान कर देते हैं, लेकिन इसकी कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है, निश्चित शब्द नहीं है इसके लिए। लेकिन ये दार्शनिक अस्पष्टीकरण का शिकार है, इतनी ऐसी भावना होने के बावजूद भी दार्शनिक रूप से स्पष्ट नहीं है। और देखो, लोकतंत्र, समानता, न्याय, ये इतनी भारी भावनाएं नहीं है कि कोई जान दे दे। राष्ट्र के लिए कोई भी जान दे देता है। तो उनके ऊपर लिखने वाले ना हजारों लोग हैं। किसी भी आदमी ने ये नहीं कह सकते कि इसने सिर्फ काय के ऊपर लिखा है, राष्ट्र के ऊपर, कि राष्ट्र सब इज्म के ना आपको थिंकर्स मिल जाएंगे। ये कहता सब इज्म, सब वादों के, ठीक है, उदारवाद है, पूंजीवाद है, उद्योगवाद है, वाणिज्यवाद है, मार्क्सवाद है, सब वादों के विचारक मिल जाएंगे। लेकिन आपको कौन से विचारक नहीं मिलते? ये कहता है राष्ट्रवाद के विचारक आपको नहीं मिलते, ढूंढ ढूंढ के लाने पड़ रहे हैं। एंडरसन और हॉब्सबॉम, जिनको हमको जानते ही नहीं थे, जबकि आप कार्ल मार्क्स को, मार्क्सवाद को जानते हैं, लोक को जानते हैं, राष्ट्रवाद के ऊपर चर्चा करने वाले किसी भी विचारक को नहीं जानते। इतना शक्तिशाली भाव, फिर कोई भी विचार नहीं करता इसके ऊपर। तो ये एक शक्तिशाली है। तो ये कौन कह के गया कि सब वादों के विचारक होते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद का कोई सर्वमान्य मान विचार का आज तक नहीं हुआ? ये किसने कहा? बेनेडिक्ट एंडरसन। फिर ये कहता है कि मेरे साथ बुरा बहुत किया गया है कि मैंने ये जो ये किताब लिखी थी ना, मेरी पुस्तक इमेजिन कम्युनिटीज, ये लिखी थी राष्ट्रवाद की शक्ति बताने के लिए कि राष्ट्रवाद बहुत ही शक्तिशाली तत्व होता है, इसे कोई बच नहीं सकता। न तो इसे उदारवादी बच सकता है, न इसे दक्षिणपंथी बच सकता है, न इसे मार्क्सवादी बच सकता है। क्योंकि स्टालिन जैसे लोग, माओ जैसे लोग और फिदेल कास्त्रो जैसे लोग भी राष्ट्रवाद का प्रचार किया था, वो क्या थे? मार्क्सवादी थे। फिर भी वो राष्ट्र को आवश्यक मानने लगे थे धीरे धीरे। लेकिन मेरी इस किताब का प्रयोग करके और लोगों ने राष्ट्रवाद का क्या किया है? विरोध। वो ये कहते हैं कि ये बिल्कुल सही किया गया एंडरसन, राष्ट्र होता नहीं, ये तो क्या है, एक कल्पना, इसलिए हमें छोड़ देना चाहिए। जबकि मैं तो इसकी ताकत दिखा रहा था, और ये इसको मेरी किताब का सहारा लेके राष्ट्रवाद को क्या उठा कर रहे हैं, इसको फैक्ट साबित करने की कोशिश करें, जबकि ये मेरा उद्देश्य है नहीं था। तो कि मैंने ना बहुत ही अच्छी एक बेटी पैदा की, लेकिन वो किसके साथ भाग गई है? कंडक्टर के साथ भाग गई है। मैंने इतना अच्छा विचार पैदा किया था, लेकिन इसको मार्क्सवादियों ने क्या किया, मतलब इसकी ना वो गड़बड़ कर दी इसके साथ सारी। मैं उसका ना कुछ और चाह रहा था, ठीक है, मैं तो उसको राजकुमारी बनाना चाह रहा था, वो तो भाग गई। हो तो क्या इसको ले भागे? कौन है? ये मार्क्सवादी ले भागेगा। इन्होंने इसकी ना वो बड़ी भारी मतलब बदपिट दी कि इसकी, मेरी इसकी अवधारणा की, जो मैं नहीं कहना चाह रहा था उसके अर्थ निकाल लिए गए। बेनेडिक्ट एंडरसन कहता है कि ये जो राष्ट्रवाद होता है, काल्पनिक राष्ट्रवाद, कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का होता है। तो ये जरूर याद रखना, ये 3 प्रकार का होता है। ये हर जगह 3 ही 3 कर रहे हैं हम, ठीक है। अब राष्ट्रवाद के कितने प्रकार? राष्ट्रवाद के 3 प्रकार। राष्ट्रवाद का पहला है वो है क्रियोल। अब ऐसे कड्डी कलर कर लेते हैं अपना। क्रियोल, ये तो समझ नहीं आएगा। क्रियोल राष्ट्रवाद ये था लैटिन अमेरिका में।
ये क्यों पैदा हुआ? यहां क्या हुआ, नौकरशाही दो भागों में बंट गई। एक वो नौकरशाह थे जो बाहर के लोग आए हुए थे, वो बड़े पदों के ऊपर बैठे थे, और दूसरे वो नौकरशाह थे जो स्थानीय थे और कौन से पदों पे बैठे थे, वो निम्न पदों के ऊपर बैठे थे। तो शक्ति का उपभोग कौन कर रहे थे? बाहर से आए हुए। तब इस लैटिन अमेरिका की जो दमित नौकरशाही थी, वहां स्थानीय नौकरशाही थी, उसने प्रचार किया काय का? राष्ट्रवाद का, कि हम भी श्रेष्ठ हैं, हम भी जानते हैं, हमें भी ज्ञान है, उसके बावजूद हमें पद नहीं दे रहे। हम कहते हैं ना कि भारत में अंग्रेजों ने जो शिक्षा दी थी वो बाबू बनाने के लिए दी थी, अफसर बनाने के लिए। तो हमने कहा हम भी अफसर बनेंगे, हम देश हमारा है तो हम अफसर कौन होंगे? हम होंगे। ये कब होगा? जब हमारा देश संप्रभु हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए उस दमित नौकरशाही ने काय का सहारा लिया? राष्ट्रवाद का। जनता को भड़काया, क्रांति करवा दी और वहां से औपनिवेशिक जातियों को भगा दिया। ये कहता है दूसरा जो राष्ट्रवाद है वो है यूरोपियन भाषाई राष्ट्रवाद। यूरोपियन भाषाई राष्ट्रवाद ये उदारवाद के साथ आया, ये पूंजीवाद के साथ आया। इन सब चीजों ने किसको बढ़ावा दिया? यूरोपियन भाषाई राष्ट्रवाद को। तो अब इसकी व्यापक चर्चा अब तक यही करते आए थे। तीसरा है वो कौन सा? रूसी राष्ट्रवाद। ये तो आया नहीं था, ये तो थोपा गया था। लेनिन ने क्या किया, और उससे पहले एक दो जार थे, उन्होंने भी यही किया था। उन्होंने क्या किया, मध्य एशिया में जो अलग अलग राष्ट्रीयताएं थी उनको क्या कर लिया? अपने साथ कर लिया। कजाकिस्तान को मिला लिया, किर्गिस्तान को मिला लिया, उज्बेकिस्तान को मिला लिया, जॉर्जिया को मिला लिया, ठीक है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया को मिला लिया, और इनमें जबरदस्ती राष्ट्रवाद थोपा गया। परिणाम क्या निकला बताओ? जैसे ही मौका मिला सारे अलग हो गए। कब? 1990 के आते आते 91 तक तो सारे ही बिखर गए थे। तो रूसी राष्ट्रवाद वो था जहां को कहां से थोपा गया था? ऊपर से सत्ता प्रतिष्ठानों द्वारा जबरदस्ती थोपा गया था। ये था रूसी राष्ट्रवाद। जो उदारवाद, पूंजीवाद, गतिशीलता की वजह से, भाषाई की वजह से आया था, वो कौन सा था? यूरोपीय राष्ट्रवाद। और क्रियोल राष्ट्रवाद कौन सा था? जो लैटिन अमेरिका में आया, जो नौकरशाही लेके आई थी। इसको तो नौकरशाही लाई थी। ये कहते हम भी बड़े अफसर बनेंगे, हम बड़े अफसर तभी बन पाएंगे जब ये यहाँ से भाग जाएंगे, तब हम कब्जा कर लेंगे देश के ऊपर, फिर हम करेंगे राज। तो ये कहता है कि काल्पनिक राष्ट्रवाद कितने प्रकार का है? ये होता नहीं है, पैदा किया जाता है। ये ऊपर से पैदा किया गया, स्टालिन जैसे लोगों ने पैदा किया ठोक पाट के। ये उदारवाद पूंजीवादियों ने पैदा किया, और ये किसने पैदा किया? नौकरशाही ने। तो कोई कहीं तो पूंजीपति पैदा कर रहा है, कहीं स्टालिन जैसे तानाशाह पैदा कर रहे हैं, और कहीं नौकरशाही पैदा कर रही है। तो है कैसा? ये कल्पित है, लेकिन सब जगह पैदा करने वाले लोग अलग अलग है। इस राष्ट्रवाद भी कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। लैटिन अमेरिका का अलग है, यूरोप का अलग है, और यूएसएसआर का अलग है। कितने? तो ये है क्रियोल राष्ट्रवाद, यूरोपीय राष्ट्रवाद और रूसी राष्ट्रवाद। तो ये हमने किसकी चर्चा की? बेनेडिक्ट एंडरसन की। तब ये कहता है कि जैसे राष्ट्र काल्पनिक होता है, वैसे ही क्षेत्र, रीजन भी क्या होता है? काल्पनिक होता है। रीजन क्या होता है? रीजन हम कहते हैं, ये जो कहते हैं ना द्रविड़िस्तान, क्या है? एक रीजन है कि यहां से लेके 4-5 राज्य है ना, ये हम एक राष्ट्र बनेंगे। तो रीजनलिज्म कह दो। रीजनलिज्म राष्ट्रवाद का क्या है? एक प्रकार है। तो ये कहते हैं रीजनलिज्म होता है ना, राष्ट्र जो क्षेत्रवाद होता है, ये भी क्या होता है? एक कल्पित समुदाय होता है। जब एक क्षेत्र में रहने वाले लोग कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं, हम एक होंगे, हम संप्रभु होंगे, तो वो भी कल्पित ही होता है। तो कुल मिलाकर हम तो ये कहें, धर्म भी कल्पना है, और राजाओं की देवी उत्पत्ति भी क्या थी? एक कल्पना थी। वैसे ही एंडरसन बोलता है राष्ट्र भी एक आभासी होता है, वास्तविक नहीं होता, लेकिन झूठा भी नहीं होता। झूठा होता तो फिर लोग मरते ही क्यों? होता आभासी है। चलो, पुस्तक कर ली इमेजिन कम्युनिटी, कल्पित राजनीतिक समुदाय चर्चा कर ली। 3 कारण थे: धर्म का क्षरण, सामंत और देवीयता का क्षरण, और काल की गणना नहीं जानते थे वो चली गई। 3 कारण और पूंजीवाद, छापाखाना और भाषाई विविधता। 3 विरोधाभास कौन से हैं?
आधुनिक अवधारणा है जो पुरानी परंपराओं से जुड़ी हुई है। सार्वभौमिक अवधारणा लेकिन स्थानीयता से जुड़ी हुई है। शक्तिशाली अवधारणा है लेकिन दार्शनिक रूप से अत्यंत गरीब है, समझ में नहीं आती। 3 प्रकार है, कियोल राष्ट्रवाद, यूरोपीय और रूसी राष्ट्रवाद। ऊपर से आया ये काल्पनिक है। तो बेनेडिक्ट एंडरसन कंप्लीट हो गया है। बाकी बचे हुए पार्ट कब करेंगे? कल करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।